सादर अभिवादन। कोड क्रिएट सेलिब्रेट एआई के संग फ्यूचर एलिवेट। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत प्री समिट राष्ट्रीय संगोष्ठी कृत्रिम बुद्धि शिक्षा समाज एवं नवाचार के द्वितीय तकनीकी सत्र में मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अंजना किशनपुरी। सर्वप्रथम मैं हमारे अध्यक्षता कर रही डॉक्टर उत्कर्षा सुमेध पाचरनी जी के स्वागत के लिए हर्षलता मैम को मैं आमंत्रित साथ ही मैं हमारे इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर प्रांजलि देशमुख जी के स्वागत के लिए डॉक्टर अंजनी कुमार राय सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे उनका स्वागत सूतमाला और स्मृति चिन्ह के साथ करें। हाँ, हो रहा है। आज हम सभी इस मंच पर एक ऐसे विदुषी के सानिध्य में हैं जिन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में अपनी गहन प्रतिबद्धता और योगदान से एक मजबूत पहचान बनाई है। डॉक्टर उत्कर्षा सुमेध पाचरनी जी, जो वर्तमान में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डीन एकेडमिक्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मशीन लर्निंग विभाग की प्रमुख हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मास्टर्स एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। आपने अपने 25 वर्षों से अधिक शिक्षण अनुभव के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और सेंसर नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन शोध किया है। आपके नाम 80 से ज़्यादा प्रकाशन, 4 पेटेंट, कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस पेपर, 2 बुक चैप्टर्स दर्ज हैं। साथ ही आप IEEE एक्सेस, IEEE सेंसर जर्नल, IET कम्युनिकेशंस जैसे प्रतिष्ठित जर्नल्स की रिव्यूअर भी हैं तथा कई FTP वर्कशॉप और एकाथॉन में रिसोर्स पर्सन के रूप में सक्रिय योगदान दे चुकी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैम। साथ ही हमारे समक्ष हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्षेत्र में सक्रिय शोधकर्ता, अनुभवी शिक्षिका और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों की लेखिका डॉक्टर प्रांजलि ए देशमुख। डॉक्टर प्रांजलि वर्तमान में सेंट विंसेंट प्लॉटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपने अपनी PhD संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पूर्ण की है। आपके पास 17 वर्षों से अधिक का शिक्षण एवं शैक्षणिक अनुभव है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान जैसे दत्ता मेंगे इंस्टीट्यूट, RGCI नागपुर, JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, IoT, डीप लर्निंग जैसे आधुनिक विषयों पर गहन शोध कर रही हैं। आपके नाम ऑटोमेटेड इमेज सेगमेंटेशन एंड रियल टाइम नॉइज रिडक्शन यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स पर एक पेटेंट, 4 कॉपीराइट्स, एक पुस्तक जावा प्रोग्रामिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच तथा आपके नाम 29 से अधिक प्रकाशन, कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस पेपर और कई अंतर्राष्ट्रीय बुक चैप्टर्स प्रकाशित हो चुके हैं। आप ISTE की लाइफ टाइम मेंबर, IETE की एसोसिएट मेंबर तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रिव्यूअर के रूप में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैम। साथ ही हम इस तकनीकी द्वितीय सत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रतिभागी को मैं आमंत्रित करती हूँ, अश्विनी साहू, जिनका शोध पत्र शीर्षक है आदिवानी भारत में डिजिटल समावेशन हेतु AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद प्रणाली।
अश्विनी साहू, आप शुरू कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अश्विनी साहू है। एमसीए सेकंड सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर का छात्र हूं और मेरा जो रिसर्च टॉपिक है भारत का प्रथम एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद मंच आदिवानी है। तो आदिवानी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य जनजातीय भाषा को हिंदी और अंग्रेजी जैसे संपर्क भाषा से जोड़ते हुए रियल टाइम अनुवाद, भाषा संरक्षण और डिजिटलकरण को संबंध बनाता है। ये शोध लिख आदिवानी की आधिकारिक डिजिटल संरक्षण और कार्य प्रणाली तथा सामाजिक सांस्कृतिक को दृष्टिकोण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अभी हम देखते हैं आदिवानी क्या है। आदिवानी भारत की एक पहला एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद प्रणाली है जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आज़ादी महोत्सव अवसर पे इसको 30 अगस्त 2025 पीआईबी दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका अभी वर्तमान एंड्रॉयड और वेब में दोनों में मौजूद है अभी इसका ऐप। अभी आदिवानी का उद्देश्य जो है, जैसे कि विश्व में हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो रहे हैं। यदि यह स्थिति बनी रही तो वर्ष 21,000 तक विश्व की लगभग 50% भाषा समाप्त हो सकती हैं। जैसे कि भारत एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी का देश है और इसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है दूसरे के देश की तुलना में, तो इसीलिए जो भारत जो है पहले के आधार पर खड़ी है। इसी चुनौती का एआई आधारित भारत समाधान है जो कि आदिवानी। इसका मूल उद्देश्य 2 है। एआई को माध्यम से लघुप्राय जनजातीय भाषा का संरक्षण करना, मातृभाषा में सरकारी सेवाओं और की पहुंच सुनिश्चित करना और इसका प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट, जैसे कि इसका भारत में की स्थिति जो है जनजातीय भाषा का संदर्भ में टोटल इसमें 461 जनजातीय भाषा है भारत में, उसमें से 123 जो है संकटग्रस्त है और जो 42 भाषा जो है वो बहुत ही अधिक संकटग्रस्त में है। नेक्स्ट, अभी देखते हैं आदिवानी कैसे काम करता है। आदिवानी जो है ट्राइबल रिसर्चर्स ऑफ इंस्टीट्यूट और यूथ एम्बेसडर मिलकर जगह जगह जाके ट्राइबल सॉन्ग, स्टोरी, बुक्स और नोटिस को कलेक्ट किया जाता है और OCR जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा हैंड रिटन प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटलाइज किया जाता है। फिर AI मॉडल को ट्रेन किया जाता है। जो भी उस कॉर्पस बनते हैं, जो भी डाटा कलेक्शन किया गया, तो करोड़ों अमाउंट पे जो कॉर्पस बनता है उससे उस AI कॉर्पस से स्पीच, टेक्स्ट और मीनिंगफुल पैटर्न सिखाता है। और इसकी मुख्य टूल्स जो है स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि कोई भी जनजातीय भाषा को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट को स्पीच में बदलना, स्पीच टू स्पीच, हिंदी और अंग्रेजी जनजातीय भाषा को अपनी मतलब जो भी ट्राइबल लैंग्वेज में ये करना। और फिर OCR और NLP का भी इसका उपयोग किया गया है। और इसको जो वैलिडेट करने के लिए मतलब ह्यूमन जो भी TRI जो कि ट्राइबल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा जो भी डाटा को वैलिडेट किया जाता है। और इसमें जो आदिवानी में आधुनिक AI तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो कि इसमें कई मॉडल शामिल है, जो कि पहला है NLLB जो कि IIIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है ये मॉडल। और फिर है इंडिक ट्रांस टू ट्रांसलेशन मॉडल, ये भी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और इसमें शामिल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो इमेज और PDF को स्कैन करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आगे नेक्स्ट, और इसका जो होम स्क्रीन है, ये वेबसाइट है इसका आदिवानी का, इसमें कई रीजनल लैंग्वेज में मौजूद है और हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ कई ट्राइबल लैंग्वेज में भी इसका एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। और इसका स्टैट जो है कम संसाधनों में अधिक सटीक परिणाम देने वाला भारतीय AI तकनीक। इसके पैरामीटर हैं जो कि ट्रांसलेशन एक्यूरेसी को देखें तो आदिवानी का 70% इसका एक्यूरेसी है, जबकि ग्लोबल एवरेज यानी कि जो ग्लोबल का जो ट्राइबल लैंग्वेज के प्रति ट्रांसलेशन का एक्यूरेसी उसका मात्र 12 से 22 है। और OCR का एक्यूरेसी आदिवानी का 90 से 96% है, जबकि ग्लोबल का है केवल 70%। और लैंग्वेज कवरेज किया गया है ट्राइबल लैंग्वेज और इसके ऑप्टेन लैंग्वेज को इग्नोर किया गया है, उसमें ज़्यादा
सोर्स नहीं है। वर्तमान भाषा जो कवरेज किया गया है बीटा वर्जन में, तो इसमें अभी कुल 4 ही भाषा कवरेज किया गया है ट्राइबल लैंग्वेज, जैसे कि पहला है उड़ीसा का संभाली, मध्य प्रदेश का भाली, झारखंड का मुंडारी और छत्तीसगढ़ का गोंडी। अभी लगभग 2.2 करोड़ वक्ता इसमें कवर कर चुके हैं। अगला जो लॉन्च आने वाला है वो उड़ीसा का कुड़ी और मेघालय की गौरी भाषा वो आने वाला है। इसका जो वही जैसे कि इनपुट लैंग्वेज भी जो है हिंदी में, सांतली में, इंग्लिश में, भाली में और गोंदी और मंदारी में, इससे टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट ये सब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें आउटपुट लैंग्वेज जो है हमारा, जो कि ट्राइबल लैंग्वेज मुख्य 4 ही हैं, जो कि सांताली, भाली, मुंडारी और गोंडी। नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन यही निकलता है, आदिवानी केवल एक अनुवाद नहीं बल्कि भाषा आधारित विकास संरचना का यानी कि लैंग्वेज एज इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पहल भारत की एआई आधारित सांस्कृतिक संरक्षण, वैश्विक वृद्धि नेतृत्व प्रदान करता है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को सशक्त बनाता है। जैसे कि इससे कह सकते हैं हम, जब भाषा अवरोध बढ़ती है तब विकास रुकता है, जब भाषा सेतु बनता है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है। धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। बेटा मेरा ही प्रश्न है आपको, जी जब हम लोग ट्राइबल लैंग्वेज की बात कर रहे Yes, हैं ma'am. तो उनमें रिटर्न टेक्स्ट होता है क्या? बिकॉज यू आर डूइंग टेक्स्ट टू ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो जो भी आपने बताया है ट्राइबल लैंग्वेजेस, हाँ, जो भी text रिटर्न है में- तो उनके पास उनका रिटर्न है क्या मटेरियल? हाँ, रिटर्न टेक्स्ट जो भी मौजूद है कौन से लैंग्वेज में लिखा होता है वो? उनके लैंग्वेज में लिखा होता है। मतलब जैसे है कि आपके वो स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है क्या? जैसे कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन नहीं। जो मैं ट्राई किया हूँ, जैसे कि मेरा दोस्त है जो वो इस एप्लीकेशन को यूज किया है। हाँ नहीं, अब- क्योंकि देखिए अगर वो ऐप यूज करनी है तो एट फर्स्ट प्लेस की उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए होगा। हाँ सर, स्मार्टफोन बराबर है, चाहिए। तो हम लोग ट्राइबल लोगों के बारे में बात कर इसका रहे मतलब हैं। स्मार्टफोन इसका लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य जो है, जो ट्राइबल लोग जो होते हैं, जैसे कि कोई ट्राइबल लोग मेडिकल गया तो उसमें तो वो जैसे कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन हो गया ये सब वो समझ नहीं पाता। हाँ, ये जो वो- एप्लीकेशन जो है बढ़िया। उन खास एजुकेशन लोगों को दिया जाएगा, जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। जैसे कि डॉक्टर को देते हैं तो वो जो भी ट्राइबल जो ह्यूमन है वो अपने लैंग्वेज में बोलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रांसलेट करेगा डॉक्टर जिस भी लैंग्वेज का समझता है, हिंदी, अंग्रेजी जो भी है, नहीं, तो आप उसके जब लिए वो अगर- फायदेमंद नहीं, हो सकता आप है। लिटरेचर के बारे में बात करेंगे तो वो अलग चीज है, और अगर मेडिकल जी। की बात करेंगे तो वो अलग है, क्योंकि मेडिकल के लिए हमको उसका वैसे डेटा सेट देना पड़ेगा। हाँ बराबर जी है? मैम। तो हम लोग अपनी नॉर्मल, आपने जैसे बोला कि स्टोरीज वगैरह वो हाँ, सब हाँ। है उसमें, ये तो जी मेरे मैम। ख्याल से वो जो बैकएंड में है वो वर्क करता है। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली जो ट्राइबल लोगों की जो भाषा है जी जी वो जो है, अगर वो मॉडल में फीड नहीं है, हाँ। और वो मिलना बड़ा मुश्किल है ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मुश्किल है। बराबर है, जी क्योंकि मैम। आपको इंग्लिश, हिंदी, वो बात की जो बोलचाल की लैंग्वेज है हाँ। वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। हाँ क्योंकि यहाँ पे काम ही चल रहा है अभी तक ये। जी मैम। तो इट्स अ वो- गुड प्रोजेक्ट, उसके जी बारे मैम। में कोई यही नहीं है, बट सिर्फ वो लैंग्वेज कहाँ से मिले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ है। धन्यवाद। खुद इस पे काम किया है या यू आर जस्ट स्टडीइंग? आप ये पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, इसका मैं रिसर्च मतलब स्टडी कर रहा हूँ, मतलब जो आप इस application की हाँ, study कर क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, इसका मतलब बीटा वर्जन है और उसका कुछ मतलब अभी तक वो चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको देख रहा था, मतलब रिसर्च करने के लिए। ऐसा कोई और एप्लीकेशन है, मतलब अवेलेबल है ट्राइबल? नहीं नहीं, ऐसा कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं है जो कि पर्टिकुलर ट्राइबल लैंग्वेज पे है। ये पहला भारत का एक ये है जो कि पर्टिकुलर ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, और कोई नहीं। जैसे कि भाषिनी हो गई, वो रीजनल लैंग्वेज पे काम करता है, ये भी उसी ट्राइबल लोगों तरह। की संख्या भी बहुत कम है। हाँ, कम है। बराबर है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं हाँ, उनका, और जी उसमें मैम। से भी कितने पढ़े लिखे हैं और ये सब पढ़े कुछ लिखे तो available नहीं है, लेकिन हाँ। वो तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो एजुकेशन जो पीपल है वो तो यूज कर सकते हैं ये तो तो। उनकी संख्या भी बहुत कम होगी। हाँ बराबर है, क्योंकि अधिकतर वो तो हमको जैसे मालूम जी है कि जी। जंगलों में वगैरह रहते हैं। हाँ, मतलब मेन जो रीजन है इसका, जो ट्राइबल लैंग्वेज जो भी लोग हैं उनका जो डिजिटल माध्यम से उनका मतलब डाटा को संरक्षित करना, जैसे कि दिन ब दिन उनका डाटा लॉस हो रहा है, मतलब जो भी उनका कल्चर है वो भी लॉस हो जा रहा है, उसीलिए जो मैंने। ठीक, गुड। ठीक है, धन्यवाद बहुत। आदिवानी जो ऐप है मैम, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और अभी मतलब इम्प्लीमेंट होना थोड़ा बाकी है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी जनजातीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण का के उद्देश्य के साथ ये बनाई गई है। ऐसे तो ये जो हमारे विद्यार्थी हैं इन्होंने इसका समीक्षात्मक अध्ययन किया है कि किस तरीके से ये ऐप काम कर रही है, क्या मॉडल इसमें प्रयोग किए गए हैं, किस तरीके से डेटाबेस का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
हाँ, अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ जो कि आभासी पटल से हमसे जुड़ेंगे, ट्विंकल देवांगन, जिनका शोध पत्र का शीर्षक है शिक्षा में डिजिटल समावेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप आमंत्रित हैं। Good morning, everyone. मैम। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो। हेलो। हेलो। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम ट्विंकल देवांगन है और मैं एमसीए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है शिक्षा में डिजिटल समावेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहले हम देखते हैं भूमिका। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास की आधारशिला है। 21वीं सदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने शिक्षा प्रणाली को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया है। ऑनलाइन लर्निंग या फिर ई कंटेंट और वर्चुअल क्लासरूम ने सीखने को अधिक लचीला बनाया है, लेकिन डिजिटल संसाधनों तक असामान्य पहुंच शिक्षा में नई चुनौतियां भी उत्पन्न कराती हैं। पहले डिजिटल शिक्षा का परिवर्तन। पहले पारंपरिक शिक्षा पारंपरिक कक्षाएं होती थी। पारंपरिक कक्षाएं आधारित शिक्षा से डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा की ओर बदलाव देखने को मिला है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम का विकास हुआ है। कभी भी कहीं भी सीखने की अवधारणा लागू की गई है। मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव कंटेंट से सीखने की गुणवत्ता में सुधार आई है। हाँ, फिर है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का अर्थ है डिजिटल संसाधनों तक असामान्य पहुंच प्राप्त करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच तकनीक का अंतर देख सकते हैं कि ग्रामीण में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है और शहर में अभी टेक्नोलॉजीज अच्छी हो गई है। फिर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास डिवाइस और इंटरनेट की कमी देखने को मिलती है हमें। इससे शिक्षा में समान अवसर और इससे शिक्षा में समान अवसर की अवधारणा प्रभावित होती है। फिर डिजिटल समावेशन की अवधारणा। डिजिटल समावेशन का उद्देश्य सभी वर्गों को डिजिटल शिक्षा में से जोड़ना है। यह न केवल तकनीक उपलब्ध कराना है, इसमें डिजिटल कौशल, जागरूकता और सुरक्षा उपलब्ध भी कराना होता है। डिजिटल समावेश सामाजिक न्याय और सामान्य अवसर को बढ़ावा देना है। डिजिटल समावेशन के घटक। पहले डिजिटल पहुंच जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन उपलब्ध कराना। डिजिटल साक्षरता, तकनीक का सुरक्षित और प्रभावित उपयोग करना। किफायती तकनीक जिसमें सस्ते डिवाइस या फिर डेटा पैक उपलब्ध कराना शामिल है। फिर है समावेशी नीतियां। इसमें सरकारी योजनाएं और संस्थागत सहयोग प्रदान करने हैं। फिर है एजुकेशन में एआई। एआई शिक्षा को अधिक व्यक्तिगत और डेटा आधारित बनाता है। छात्रों की क्षमता और गतियों के अनुसार उसको सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षकों के
कार्यभार में कमी और बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है और मूल्यांकन और फीडबैक की प्रक्रिया को अधिक तेज और सटीक बनाता है। एजुकेशन में एआई टूल्स, इसमें पहला है इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम, जिसमें व्यक्तिगत मार्गदर्शन को बताता है। फिर दूसरा है एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें छात्र की आवश्यकता के अनुसार उसे कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि 24/7 हमको सहायता प्रदान करती है। फिर लर्निंग एनालिसिस, इसमें छात्र प्रदर्शन का डेटा विश्लेषण किया जाता है। फिर भारत के कुछ प्रमुख पहल हैं, जैसे कि पहला है दीक्षा ऐप, इसमें शिक्षकों और छात्राओं के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान की जाती है। दूसरा स्वयं, जिसमें से मॉक्स के आधार पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। और अभी 2020 में एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें डिजिटल शिक्षा और एआई को प्राथमिकता दी गई है। इन पहलों ने शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाया है। फिर इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डिजिटल असंरचना की कमी जल्दी से इसको समराइज कर लीजिए 1 मिनट में। हम इंटरनेट और बिजली की समस्या देखने को मिली है। शिक्षक और अपर्याप्त डिजिटल प्रशिक्षण देखने को मिला है। डेटा गोपनीयता और साइबर सिक्योरिटी जोखिम शामिल है। सामाजिक और आर्थिक असामान्यता देखने को मिली है। फिर निष्कर्ष, डिजिटल समावेशन और एआई शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। एआई से शिक्षा अधिक प्रभावित, व्यक्तिगत और सुलभ बनती है। डिजिटल समावेशन शिक्षा में सामान्य अवसर सुनिश्चित करता है। सही नीतियां और प्रशिक्षण शिक्षा को समावेशी बना सकते हैं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? ट्विंकल, मेरा एक ही प्रश्न है। आपने जो चैलेंजेस बोल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? एक हाथ सॉल्यूशन आप प्रपोज कर दीजिए, जो आपने लास्ट स्लाइड पे लिखा था कि जो चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? कैसे ओवरकम करें हम चैलेंजेस को? कुछ आ रहा है आपके दिमाग में कि ये चैलेंजेस को हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद ट्विंकल, आप लीव कर सकती हैं। यस। मैं तीसरे प्रतिभागी वाशु गुप्ता, जिनका शोध पत्र शीर्षक है एआई उत्पाद विकास और उद्योग अनुप्रयोग, आप आमंत्रित हैं। गुणोन्मेद मैं वासु हूँ, जो कि मैं सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है एआई विकास और उद्योग अनुप्रयोग। हम इसको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें एआई उत्पाद विकास से केवल एक सॉफ्टवेयर बनाना नहीं होता, यह एक विशिष्ट मानवीय समस्याओं को सुलझाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं की क्षमताओं जैसे सीखना, तर्क करना और आत्मसुधार की किसी उत्पाद बनने की प्रक्रिया है। इसके में मुख्य ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि मुख्य उद्देश्य पारंपरिक उत्पादों और स्मार्ट उत्पादों में बदलना है। इसमें इसे निर्णय लेना है और समय के साथ इसमें इसको बेहतर बनाना हो गया, और दोहराव वाले कार्यों को बिना मानवीय हस्तक्षेप में इसको पूरा किया जाता है, जैसे बैंक में लोन अप्रूवल के साथ ऑटो सिस्टम लगाना। पर्सनलाइजेशन, हर व्यक्ति के लिए अलग और सटीक अनुभव प्रदान करना, जैसे नेटफ्लिक्स की सिफारिशें हो गई, और मैम हर यूजर को एक अलग अनुभव देना, जैसे कि अमेजोन का हर यूजर एक प्रोडक्ट अलग अलग इसे दिखाता है इसके लिए। उत्पाद विकास में एआई की भूमिका हमारी क्या है?
इसमें उत्पाद विकास के हर चरण में एक मूल्य जोड़ना, अनुसंधान इसमें जो आपको मिलेंगे, डाटा के विशाल भंडार, इनसाइट निकालना, जैसे ग्राहक किन चीज़ों को ज़्यादा क्लिक करते हैं। प्रोटोटाइप मतलब एक तेज़ी से एक मॉडल तैयार करना, उनका परीक्षण करना, एक उसका छोटा मॉडल बनाना और उसको दिखाना। तीसरा मैम ये है कि निर्णय लेना, डाटा संचालित सटीक और निर्णय लेने में मदद करे। जैसे मैम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम हो गया हमारा। इसमें एआई उत्पाद विकास से जीवन चक्र, जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है ये। इसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी विचार मंथन, समस्या की पहचान करना कि क्या ऐसे कोई हम हेल्थ से इशू से क्या इसमें सफल रोग पहचानने में इसके मददगार है कि नहीं है। अपॉर्चुनिटी में हमको मिल जाता है बाजार की क्षमता का आकलन करना, प्रोटोटाइप में डेटा और मॉडल की आर्किटेक्चर का चयन। चौथा हो गया डेवलप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और पांचवा हमारा टेस्टिंग एंड एनालिसिस करना। इसका मतलब इसकी जांच करना, सत्यापन करना, बायस चेक करना, एक्यूरेसी चेक करना, देखना। और छठवां हमारा हो गया रोल आउट, वास्तविक दुनिया में इसका जो परियोजना है उसको चेक करना। प्रमुख एआई की तकनीकी इसमें हमारा मशीन लर्निंग हो गया, जिसमें मैम इसमें दो टाइप होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग, और दूसरा हो गया डीप लर्निंग, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को इमेज ऑडियो टेक्स्ट से इसको आइडेंटिफाई करना, सेल्फ ड्राइविंग कार से CNN का इसमें उपयोग भी करना। और दूसरा मैम हमारा हो गया NLP, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जो कि मैम इसको देखना, इसमें मतलब ऐसे एलेक्सा सीरी, चैट जीपीटी और जेमिनी 3 के लिए। कंप्यूटर विजन मैम इसमें इसका उपयोग ये होता है कि जिसमें मतलब देखना, इसमें मतलब एक कंप्यूटर के लिए मतलब एक विजन देखना, जैसे मेडिकल के लिए एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की। उद्योग में इसके लिए हेल्थ केयर के लिए हेलो इसमें नैतिक की सटीकता, एक्सरे सिटी स्कैन विश्लेषण 95% की इसमें सटीकता भी हमको मिल जाती है, जो कि हमारे इसमें अगर ऐप से अगर इसमें देते हैं। और ड्रग डिस्कवरी में, दवा की खोज में, ऐसे ड्रग डिस्कवरी में मतलब क्रॉस वैलिडेशन के हिसाब से इसमें डिसेंट मतलब इसमें प्रेडिक्शन लगाना कि इसमें दवा हमारा कितना ये उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है। और दूसरा हमारा हो गया कि उद्योग मतलब वित्त से, फाइनेंस से धोखाधड़ी की इसमें पहचान करना, मैन्युफैक्चरिंग में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और स्मार्ट फैक्ट्री में रोबोटिक्स के उपयोग, रिटेल में अमेजॉन फ्लिपकार्ट के रिकमेंडेशन इंजन और लेंसकार्ट के विजुअल ट्राई ऑन। इसकी चुनौतियाँ, ये डेटा की चुनौतियाँ, गुणवत्ता, उपलब्धता और सामाजिक पूर्वाग्रह छिपा हुआ है। तकनीकी कैश सिद्धांत, एक बदलाव सब कुछ बदल देता है। इसके समाधान के लिए स्वचालन, ऑटोमेशन, वर्जनिंग और निरंतर निगरानी। इसकी भविष्यवाणी मतलब डेटा सुरक्षा के लिए क्लाउड के बजाय डिवाइस पर प्रोसेसिंग, एआई एजेंट डिजिटल कार्यकर्ता के रूप में मानव सहयोग, क्वांट कंप्यूटिंग डिजिटल समस्याओं का तीव्र समाधान, और XAI एआई अब केवल जवाब नहीं देता, अपना तर्क से भी इसमें समझाता है। कंक्लूजन, एआई उत्पाद विकास केवल तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत है। सफलता की कुंजी डेटा की गुणवत्ता, नैतिकता और निरंतर सीखना। छात्रों की पेशेवर के लिए यह नई क्षमताएं विकसित करने के लिए स्वर्णिम अवसर करना। धन्यवाद धन्यवाद। कोई प्रश्न है? धन्यवाद वासु, आप लीव कर सकते हैं। मैं अब चौथे प्रतिभागी आकांक्षा पटेल, जिनका शोध पत्र शीर्षक भारत में कृषि विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका एवं चुनौतियां हैं, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आकांक्षा पटेल, मैं MC 4 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा आज का विषय है भारत में कृषि विकास में AI की भूमिका एवं चुनौतियाँ।
इस शोध पत्र में कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग पर उपलब्ध साहित्य की व्यवस्थित समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अध्ययन में पिछले एक दशक के दौरान प्रकाशित शोध लेखों, जर्नल्स और सम्मेलन पत्रों का विश्लेषण किया गया है, जिन्हें गूगल स्कॉलर तथा अन्य विश्वसनीय अकादमिक स्रोतों से संकलित किया गया है। इस समीक्षा का उद्देश्य कृषि में एआई के प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्रों की पहचान करना, उसके प्रभावों का विश्लेषण करना और उसके संबंधित चुनौतियों को स्पष्ट करना तथा उन चुनौतियों के संभावित समाधान प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं परिचय। कृषि में एआई के उपयोग से किसान को फसलों और मिट्टी की वास्तविक और सटीक जानकारी मिलती है। इसमें उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि किन हिस्सों में सिंचाई और उर्वरक या कीटनाशक की आवश्यकता है। नई तकनीक जैसे ऊर्ध्वाधर और हाइड्रोपोनिक खेती से कम संसाधनों में अधिक उत्पादक संभव होता है। मतलब जैसे कहीं खेत में ना करके कहीं जैसे छत पे किए या फिर पानी में किए, मतलब पानी में वो केमिकल वगैरह डाल के एआई के थ्रू करते हैं। और एआई आधारित समाधान किसानों को उत्पादकता बढ़ाने, संसाधन बचाने और स्मार्ट खेती करने में सक्षम बनाते हैं। और अनुसंधान अध्ययन की आवश्यकता क्या है? जैसे पारंपरिक कृषि में कम उत्पादकता और अधिक लागत, किसान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच का अंतर, और फसल, मौसम और बाजार संबंधित निर्णय लेने में कठिनाई, और प्रभावी और स्मार्ट समाधान के लिए एआई की आवश्यकताएं क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में एआई के महत्वपूर्ण और योगदान का अध्ययन करना और प्रमुख एआई तकनीकों की पहचान करना और एआई अपनाने में किसानों और कृषि संसाधनों को आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का विश्लेषण करना, कृषि उत्पादन, लागत और निर्णय लेने में एआई आधारित समाधान सुझाना, नीति और रणनीतियों के माध्यम से एआई के प्रभावी और सतत उपयोग के लिए मार्गदर्शन देना। और इसका अनुप्रयोग देखते हैं क्या है कृषि में एआई का। फसल रोग पहचानना, एआई और कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग कर फसलों में कीट और रोग जल्दी पहचानना। फिर सटीक खेती करना, जैसे कि एआई आधारित डेटा एनालिसिस, जैसे मिट्टी, मौसम और कितने उर्वरक उसमें पड़ेंगे, कितने पानी पड़ेंगे, उसका सही समय में और मात्रा का उपयोग बताता है। और फिर है ऑटोमेटिक मशीनरी, रोबोट और ड्रोन का उपयोग फसल बोने, निराई और छिड़काव और कटाई में होता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, एआई मॉडल मौसम पैटर्न का पूर्वानुमान कर किसानों को निर्णय लेने में मदद करता है। फिर बाजार और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण, एआई किसानों को मंडी भाव, मांग और आपूर्ति की जानकारी देकर लाभ बढ़ाने में मदद करता है। फिर देखते हैं इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। फर्स्ट है डिजिटल साक्षरता की कमी। आज भी अधिकांश किसान एआई आधारित सलाह प्रणाली, डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का नियमित उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई किसानों में डिजिटल साक्षरता की कमी है और उन्हें स्मार्टफोन या एआई पावर्ड ऐप्स चलाने की पर्याप्त ज्ञान नहीं है। एक छोटा सा डेटा है, मैंने लिया है झारखंड के बोकारो जिलों में एक अध्ययन में 2024 और 25 के अनुसार, उसमें लगभग 73.13% किसान केवल मध्य स्तर तक ही स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। जैसे मौसम देखना, जैसे कोई अगर कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो मतलब उनके बारे में चैट जीपीटी या गूगल के थ्रू जानना। और जबकि एआई आधारित एवं उन्नत डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कम पाया गया है। यह दर्शाता है कि तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद डिजिटल ज्ञान और परीक्षण की कमी कृषि में एआई अपनाने की एक प्रमुख चुनौती है। फिर आर्थिक सीमाएं, स्मार्ट उपकरण और एआई सेवाएं महंगी हो सकती है। छोटे और विखंडित खेत, छोटे खेतों में एआई तकनीक का लागत प्रभावी उपयोग मुश्किल। फिर तकनीकी अवसंरचना का अभाव, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं कई ग्रामीण इलाकों में सीमित है। और भाषा और भरोसे की समस्या, तकनीक को अपनाने में स्थानीय भाषा समर्थन और विश्वास का अभाव है। इसके क्या क्या समाधान हैं? फर्स्ट है डिजिटल प्रशिक्षण। डिजिटल प्रशिक्षण में कृषि क्षेत्र में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के सीमित ज्ञान के कारण किसान आधुनिक एआई आधारित समाधान को प्रभावी रूप से अपनाने में असमर्थ है।
इसका उपाय है गांव स्तर पे एआई साक्षरता प्रशिक्षण शिविर करना। फिर कृषि मित्र डिजिटल साथी मॉडल, जैसे स्थानीय युवाओं और प्रशिक्षित कृषि विशेषज्ञों को डिजिटल साथी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए ग्रामीण इलाकों में। फिर वीडियो और वॉइस आधारित सलाह, फिर स्थानीय भाषा में एआई ऐप, फिर सरकारी सब्सिडी देना, कम लागत पर एआई उपकरण और सेवाएं देना। फिर सामूहिक खेती करना, छोटे किसानों के लिए साझा एआई उपयोग। नेक्स्ट स्लाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इंटरनेट व बिजली की बेहतर उपलब्धता। फिर स्थानीय भाषा और भरोसा, क्षेत्रीय भाषाओं में ऐप और जागरूकता करना। फिर कृषि में एआई तकनीकें, आईओटी का स्मार्ट सेंसर से मिट्टी की नमी और तापमान को जांचना। फिर ड्रोन से फसल निगरानी, कीट रोग पहचानना और छिड़काव करना। कंप्यूटर विजन, फसल रोग और गुणवत्ता पहचानना। जीपीएस और प्रिसीजन फार्मिंग के थ्रू सटीक बीज, पानी और उर्वरक का मतलब पता लगाना कि कितना कहाँ क्या डलेगा जीपीएस के थ्रू। और हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग मैंने बताया। और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, स्वचालित बीज बोना और निगराई, गुड़ाई और कटाई करना। और एक प्रमुख एआई आधारित ऐप्स है प्लांटिक्स। यह किसानों के लिए बना मुफ्त एआई ऐप है जो फोटो लेकर बीमारी, कीट और पोषक तत्व की कमी को पहचानता है और 30 से ज़्यादा फसलों के लिए डिजिटल क्रॉप डॉक्टर की तरह काम करता है। बीमारी, कीट के लिए उपचार सलाह देता है और सही खाद और उर्वरक की मात्रा को बताता है और मौसम अपडेट और खेती से जुड़ी उपयोगी सलाह देता है। एग्री ऐप किसानों के लिए बनाया गया एंड्रॉयड आधारित कृषि ऐप है। फसल उत्पादन, सुरक्षा और स्मार्ट खेती में जुड़ी जानकारी देता है, जैसे फसल सलाह, ऑनलाइन कृषि बाजार, तकनीक सेवाएं, मौसम पूर्वानुमान, बहुभाषी सुविधा देता है। नेक्स्ट स्लाइड। यह किसान सुविधा ऐप, किसान सुविधा ऐप किसानों के मौसम, फसल सलाह, मंडी भाव और योजनाओं की जानकारी देता है। यह ऐप किसानों के लिए मौसम, फसल सलाह, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराता है। किसान के लिए किसान सुविधा ऐप मौसम, फल सलाह, मंडी भाव और योजनाओं की मदद करता है। और निष्कर्ष, इस शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एआई भारतीय कृषि के विकास में एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में उभर रही है। एआई आधारित समाधान जैसे फसल पूर्वानुमान, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, रोग पहचानना, फिर किसानों की उत्पादकता और निर्णय क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल साक्षरता, आर्थिक सीमाएं और डेटा की कमी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन किसान केंद्रित प्रयास, प्रशिक्षण और नीतिगत समर्थन के साथ एआई भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बना सकती है। कोई प्रश्न? तुम रिसर्च कर रहे हो इस विषय पे? नो मैम, बस रिव्यू दी हूँ। तो आपने भोपाल का डेटा लिया, तो हम लोग विदर्भ में रह रहे हैं, तो अपने विदर्भ का डेटा लिया था। और जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे, नहीं, मैं झारखंड का बताई थी मैम, झारखंड का बोकारो जिले का। विदर्भ में भी तो पानी की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ हाँ, बहुत ज्यादा है। ऐसे मैम तो डेटा तो बहुत सारा ले सकते पर उतना पॉसिबल जहाँ रह रहे हैं महाराष्ट्र, है ना, ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जहाँ पे इफेक्टिव रहता है। अभी हमारा ये कार्य क्षेत्र है, तो हम इनके बारे में सोचना चाहिए, बराबर। ठीक है, और हम लोग ने बहुत सारी उसमें ये भी बताया है एप्लीकेशन, हाँ, वो कितना कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने जितने भी ऐप बताए हैं, क्या ये सभी लोगों को पता है? जो भी नहीं मैम, वो एक डेटा है, जैसे कि एक नास्को आईओटी एडॉप्शन इन इंडिया एग्री रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में डिजिटल स्मार्ट टेक सिस्टम को अपनाने की वास्तविक दर 27 से 37% के बीच में है। इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी ऐप आपने बताए हैं, राइट, तो हाँ मैम, मैंने इसमें बताया ना, तकनीकी जानकारी की कमी के समाधान में मैंने बताया कि कृषि मित्र या डिजिटल साथी मॉडल, और जिनको मतलब नहीं आता है उतना उपयोग करने के लिए, तो मतलब कि स्थानीय मतलब जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे स्थानीय युवा और प्रशिक्षित कृषि विशेषज्ञों को डिजिटल साथी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जो कि बताए किसानों को रीजनल लैंग्वेज में। धन्यवाद आकांक्षा। हमारे अगले प्रतिभागी हैं हर्षदा राउत, जिनका शोध शीर्षक है एआई बेस्ड स्पैम कमेंट डिटेक्शन ऑन यूट्यूब।
नमस्कार आदरणीय अतिथि शिक्षक और मेरे सभी साथियों, मेरा नाम हर्षदा राउत। मैं एमसीए 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। एआई इंडिया मिशन अंतर्गत आयोजित एआई प्री समिट एक्टिविटी में मेरा रिसर्च शोध पत्र का विषय है एआई बेस्ड स्पैम कमेंट डिटेक्शन ऑन यूट्यूब। इस विषय लेने का उद्देश्य ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब डेटा सेट, यूट्यूब में जो वीडियोस के कमेंट्स होते हैं, जो भी क्रिएटर्स होते हैं बड़े तौर पे, उनमें हज़ारों कमेंट्स होते हैं जिस पे काम करना संभव नहीं है। उसमें बड़े अमाउंट में स्पैम डेटा कमेंट भी हो सकते हैं। इस पर कार्य करने के लिए मैंने इस शोध पत्र करने का विचार किया है। एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू इसे समझते हैं। यूट्यूब जैसे डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कमेंट्स की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। कमेंट्स उपयोगकर्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ साथ स्पैम कमेंट्स, प्रचारात्मक संदेश तथा भ्रामक लिंक जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। ऐसे स्पैम कमेंट्स उपयोगकर्ताओं अनुभव को प्रभावित करते हैं तथा गलत जानकारी और साइबर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इस शोध में यूट्यूब कमेंट्स में स्पैम की पहचान करने हेतु मशीन लर्निंग आधारित एक विधि प्रस्तुत की गई है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके टेक्स्ट डेटा का पूर्व प्रसंस्करण किया गया है तथा काउंट वेक्टराइजर मॉडल के माध्यम से पाठ को संख्यात्मक विशेषताओं में परिवर्तित किया गया है। क्लासिफिकेशन के लिए मल्टीनोमिनियल नेव बेयस क्लासिफायर का उपयोग किया गया है, जिससे कमेंट्स को स्पैम और नॉन स्पैम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रायोगिक परिणाम दर्शाते हैं कि प्रस्तावित विधि संगणनात्मक रूप से कुशल है और यूट्यूब स्पैम कमेंट पहचानने के लिए एक प्रभावी आधारभूत समाधान प्रदान करती है। भविष्य में इस प्रणाली को अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियों की पहचान के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है, जिससे ऑनलाइन सामग्री नियंत्रण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। जैसे कि रूल बेस्ड मेथड आधुनिक स्पैम तकनीकों के लिए पर्याप्त है। मशीन लर्निंग आधारित मॉडल स्पैम पहचान में प्रभावी सुधार प्रदान करते हैं। डीप लर्निंग मॉडल्स उच्च सटीकता प्रदान करते हैं लेकिन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। इस प्रणाली में मैंने काउंट वेक्टराइजर और मल्टीनोमिनियल नेव बेयस का उपयोग करके एक सरल, कुशल और व्यवहारिक समाधान प्रदान करती है जो वास्तविक समय यूट्यूब कमेंट स्पैम पहचानने के लिए उपयुक्त है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे कि यूट्यूब कमेंट्स में स्पैम पहचानना अभी भी चुनौतीपूर्वक है। जो कि कीवर्ड बेस्ड या फिर कीवर्ड बेस्ड टेक्निक्स होती थी वो चेंजिंग पैटर्न्स पे फेल हो जाती है या कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण वो मिस क्लासिफिकेशन कर सकती है और हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट के कारण वो लिमिटेड रह जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक लाइटवेट ML बेस्ड स्पैम डिटेक्शन सिस्टम बनाया गया है। मेथडोलॉजी के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने यूट्यूब स्पैम का डेटा सेट लिया है, जिसमें सबसे पहले चरण में डेटा को प्री प्रोसेसिंग किया गया है, जिसमें डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करना, टोकनाइज करना या नॉइज को हैंडल किया गया है। दूसरे चरण में फीचर एक्सट्रैक्शन करके, जैसे कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए काउंट वेक्टराइजर के थ्रू नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है। तीसरे चरण में पूरे डेटा सेट को ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट के थ्रू ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया गया है। अगले चरण में मॉडल को ट्रेन करने के लिए मल्टीनोमिनियल नेव बेयस क्लासिफायर एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है। अगले चरण में उसको इवैल्यूएट किया गया है, एक्यूरेसी के थ्रू कैलकुलेट किया गया है और फाइनली प्रेडिक्ट किया गया है कि कमेंट स्पैम है या नॉन स्पैम है। डेटा कलेक्शन कैसे किया है? यूट्यूब स्पैम कमेंट का डेटा सेट लिया गया है, जिसमें लेबल्ड स्पैम और नॉन स्पैम कमेंट्स का डेटा है। इसमें प्रमोशनल स्पैम, रिपीटेड स्पैम मैसेज और जेन्युइन यूजर कमेंट्स शामिल हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट को लोअर केस में बदला गया है, टोकनाइज्ड किया है, स्पेशल कैरेक्टर को हटाया गया है और इसे एक सरल और प्रभावी प्री प्रोसेसिंग की गई है डेटा पर। फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए काउंट वेक्टराइजर का उपयोग किया गया है, जिससे कि थ्रू स्पार्स मैट्रिक्स निर्माण की गई है। नेव बेयस के लिए एक उपयुक्त फीचर्स हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल में मल्टीनोमिनियल नेव बेयस क्लासिफायर का उपयोग किया गया है, जो कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए उपयुक्त है और तेज ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन करती है। एक्यूरेसी, जितना भी
इसने ये एक्यूरेसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जितने भी कमेंट्स उसने मतलब क्लासिफाई किए वो कितने सही है, कितने प्रतिशत। जैसे कि 100 अगर हम डेटा सेट देते हैं तो उसमें से मैंने यहाँ पे किया है, उसमें 91 0.9 वो सही एक्यूरेट किया गया है। रिजल्ट के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे मल्टीनॉमिनल नेओबैस क्लासिफायर का उपयोग करके 0.91 एक्यूरेसी आई है, जिसे मैंने बार चार्ट में दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 2 कमेंट्स दिए जिसमें कि वाओ नाइस वीडियो कीप इट अप और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्री गिफ्ट्स। इसे पहली कमेंट एक्चुअल में नॉन स्पैम है, जिसे प्रिडिक्टेड भी नॉन स्पैम किया गया है, और दूसरी स्पैम है जिसे प्रिडिक्टेड भी स्पैम किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह शोध काउंट फैक्टराइजर और मल्टीनॉमिनल नेओबैस क्लासिफायर का एक उपयोग करके यूट्यूब स्पैम कमेंट्स की पहचान के लिए एक सरल और प्रभावी फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। यह संयोजन स्पैम डिटेक्शन के लिए एक कुशल समाधान प्रदान करता है, जिसे भविष्य में उन्नत एआई तकनीकों के माध्यम से और अधिक सटीक बनाया जा सकता है। धन्यवाद। तुम्हारा नॉन स्पैम कमेंट क्या था? तुमने ये वाला नॉन स्पैम बताया, पर स्पैम कमेंट क्या था? मेरे को ये समझना है कि YouTube में जब भी कोई अपलोड करता है वीडियो तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो तुम किसको स्पैम बोल रहे हो? मैम जो भी मतलब प्रमोशनल जो भी प्रचार करते हैं कमेंट्स के थ्रू, या फिर कोई भी गलत लिंक्स होती है जो कि अपने वेबसाइट पे लेके जाती है, या रिपीटेड मैसेज होते हैं, उसको स्पैम बोल सकते हैं। रिपीटेड मैसेज मतलब जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट स्पैम है क्या तुम्हारे लिए? कोई भी एक वीडियो डाला उसने यूट्यूब पे, राइट, कुकिंग का वीडियो डाला, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स, तुम नेगेटिव कमेंट्स को स्पैम बोल रही हो क्या? नहीं ऐसा नहीं फिर इसलिए मैंने बोला कि तुमने कमेंट जो नॉन स्पैम था वो पढ़ के बताया। नॉन स्पैम वाला कमेंट कौन सा था तुम्हारा? कोई तुमने भी- कंपैरिजन किया ना 2 चीज़ों में, हाँ। तो वो कौन सा कमेंट था? जैसे कि कोई ऑफर वाला वीडियो आता, मतलब कमेंट्स आती है कि वाउचर वाला आता है, फ्री वाउचर, या फिर कोई गिफ्ट्स ऐसे प्रचार करते हैं, उसको हम स्पैम की तरह जज किया है मैम। अच्छा, ठीक है, वो तुम्हारा स्पैम है। आपने खुद काम किया इस चीज़ पर? जी मैम, बस यूट्यूब डेटा सेट पे काम किया। आपने बनाया एप्लीकेशन? पूरा एप्लीकेशन नहीं बनाया, फ्रंट एंड नहीं बनाया मैम, बस मॉडल को ट्रेन किया। मॉडल को ट्रेन किया है। तो जो आपने मल्टीनॉमियल नेव बायस यूज़ किया है, तो उसका एक्चुअल वर्क क्या है इस मॉडल में? मल्टीनॉमिनल नेओबैस क्लासिफायर का ये उपयोग होता है मैम कि वो केवल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए वो सटीक और तेज परिणाम दर्शाता है। जैसे कि बर्नौली होता है वो बाइनरी पे कार्य करता है, और गॉसियन जो होता है वो न्यूमेरिकल कंटीन्यूअस डेटा पे कार्य करता है, और मल्टीनॉमिनल बस टेक्सचुअल डेटा पे कार्य करता है अच्छे से। कितना डेटा सेट यूज़ किया आपने इसको ट्रेन करने के लिए? डेटा सेट आपने बोला ना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट आपने लिया है। जो डेटा सेट आपने लिया कितना कितना काउंट था आपके डेटा का, कि कितने स्पैम कितने नॉन स्पैम आपने कंसिडर किया उसको ट्रेन करने के लिए? 1900 था मैम अप्रॉक्स। पर तुम्हारा भी बाइनोमियल ही है ना, तुम्हारा भी जो क्लासिफिकेशन है वो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन है, स्पैम एंड नॉन स्पैम, मल्टी क्लासिफिकेशन है नहीं। तो तुमने फिर नाइव बेसिक यूज़ किया, बर्नौलीज क्यों नहीं यूज़ किया? बर्नौलीज भी बाइनरी ही है। बर्नौलीज में ये होता है मैम कि वो बस यस या नो में क्लासिफाई करता तो है। हाँ, ये क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के आधार पे क्लासिफाई करता है कि वो काउंट कितनी बार आया है, वो वर्ड कितनी बार आया है उस डॉक्यूमेंट में। बर्नौली ये होता है कि वो आया है या नहीं आया, ये बताता है वो वर्ड। तो फिर कमेंट्स भी है जो तुम्हारे स्पैम के अंदर है, सिर्फ लिंक्स नहीं है। तो तुम्हारा जो स्पैम का डेटा है वो बहुत अलग अलग तरफ का है, कि कोई लिंक्स भेज रहा है, प्रमोशनल लिंक्स भेज रहा है, या तो नेगेटिव कमेंट भी कर रहा है। नेगेटिव कमेंट इज ऑल्सो स्पैम फॉर यू। फिर वो रिपीटेशन कैसे आएगा? रिपीटेशन कैसे आप बोल रहे हो कि वो रिपीटेशन, क्योंकि वो टेक्स्ट एनालिटिक्स करता है। कमेंट है, एक ही कमेंट में अगर वो ही सेंटेंस रिपीटेड है, हम्म, सेम सेंटेंस अगर रिपीटेड है सेम कमेंट में, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हो तुम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स भेजा है वो? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हो तुम, आई बात समझ में? आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो कि आपने कमेंट पे काम किया है या लिंक पे काम किया है? कमेंट में अगर लिंक, अभी कमेंट बोल रहे हो तुम, कमेंट अलग है बेटा। नहीं, इट्स वेरी गुड कि It's आप very good. कि आप काम कर रहे हो। बट is यू शुड very गेट good. क्लियर, मालूम कि क्लियर पिक्चर होना चाहिए क्या है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन वही पूछा कि आपका स्पैम क्या है, वो मुझे बताओ। ठीक है, गुड गुड गुड।
धन्यवाद हर्षदा। मैं अगले प्रतिभागी संगीता कृष्ण प्रसाद, जिनका शोध पत्र शीर्षक है एआई की मदद से प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण। आप आमंत्रित हैं। संगीता, क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता हाँ, शुरू करिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता कृष्ण प्रसाद MCA 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मतलब एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें हमारा इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है, जिसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो अगर वैसे ही रखी गई तो वो ख़राब हो जाती है बाद में, तो उन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से उन्हें स्टोर करना। सर आगे करिए।
अभी अधिकांश संस्थानों में डिजिटलीकरण पर अधिक और एआई आधारित पुनर्स्थापन पर सीमित कार्य हुआ है। इस शोध पत्र में एक ऐसे सिस्टम का सुझाव दिया है मैंने जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके अक्षरों को पहचाना जा सके, उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सके, यानी कि डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मैम 2 मिनट रुकोगी। हाँ, हमारे पास समय की कमी है, आप घबराइए मत, सब आप ही के साथी हैं यहाँ पर, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुख्य कार्य पे आ जाओ, जो मुख्य कार्य है। अब तक जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स और कार्य हुए, मतलब जो भी अब तक मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, उसमें हमने जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स देखे हैं वो एक तो फटी हुई या धुंधली होती है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो हाथों से लिखी हुई थी, मतलब हस्तलिखित थी, जिनके अक्षरों को पहचान पाना भी मुश्किल था। और अगर हम साधारण OCR का इस्तेमाल करते हैं तो वो रूल बेस्ड होता है। रूल बेस्ड होने की वजह से फिर मतलब उन्हें नियम दिए जाते हैं, रूल्स दिए जाते हैं जिस पर वो काम करता है, तो उसके आउटपुट जो होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं। और अगर हम ये सोचें कि उन्हें मैनुअल टाइपिंग किया जाए तो वो मैनुअल टाइपिंग करना भी ज़्यादा समय लेने वाला होगा, तो ये सही नहीं है। जो भी अब तक काम हुए हैं उसको मैंने कुछ फेजेस में बताया है। जैसे 2003 से शुरुआत हुई है इसकी और अब तक क्या चल रहा है ये मैंने पहले बताया है। तो 2003 में जो नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट था, सर आगे कीजिएगा, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया था। इसमें ये था कि सिर्फ प्रिजर्वेशन पर काम किया था। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिले थे उसे प्रिजर्व किया गया। यहाँ पर ये नहीं था कि डिजिटाइजेशन पर फोकस किया जाए, यहाँ पर सिर्फ उन्हें स्टोर करना था, मतलब जो भी कीड़े हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उन सब से उन्हें बचाना था, वो फटे ना, धुंधली ना हो, इसलिए सिर्फ बचाने की कोशिश की गई थी। 2003 से 2010 तक यही हुआ। फिर बाद में डिजिटाइजेशन पर फोकस किया गया। जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली जो भी उसे इमेजेस में और पीडीएफ में कन्वर्ट किए गए। उसके बाद में ट्रेडिशनल OCR आया 2016 से 2019 में। तो ट्रेडिशनल OCR मैंने अभी बताया कि वो रूल बेस्ड होता है। रूल बेस्ड होने की वजह से अगर हम उस पर अगर हम काम करें तो वो रूल्स के हिसाब से कन्वर्ट करता है सेंटेंसेस को, मतलब जो भी अक्षर मिले हैं उन्हें रूल के हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा। तो इस वजह से उसमें उस पर वो सही तरह से काम नहीं कर पाता है। बाद में एडवांस OCR आया, जो कि एडवांस OCR जो है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित था, जिस वजह से हैंड रिटन रिकॉग्निशन में सुधार हुआ। लेकिन जो भी लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट से उस पर भी काम हुआ, लेकिन डेटा सीमित होने की वजह से वो पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। बाद में NLP आया, तो NLP में ये हुआ कि बाद में उन्हें दूसरे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकें। फिर AI था, एडवांस AI सिस्टम विकसित हुए, जैसे मल्टी स्क्रिप्ट मॉडल्स और मोदी जैसे देवनागरी ट्रांसलिट्रेशन पर रेयर स्क्रिप्ट्स की पर डेटा की कमी बनी हुई है। ये जो मैंने सिस्टम बताया इसमें ये होगा कि वही काम कर रहा है, जो भी पांडुलिपियां हैं उन्हें साफ करेगा, फिर और अक्षर भाषाओं में सुधार करेगा, अक्षरों को पहचानेगा और डिजिटल रूप से उसे सुरक्षित रखेगा। इसमें ये होगा कि सबसे पहले हम इनपुट देंगे। इनपुट ये कोई भी हो सकता है, इमेज हो सकता है या PDF हो सकता है। फिर बाद में इमेज प्री प्रोसेसिंग होगी, जिसमें इमेज को क्लीन किया जाएगा। बाद में स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन होगा, उसमें कौन से स्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ है वो देखा जाएगा। फिर बाद में AI बेस्ड OCR होगा, फिर NLP टेक्स्ट करेक्शन और डिजिटल स्टोरेज।
इसमें हमने ये तकनीकों का इस्तेमाल किया एआई के साथ साथ डीप लर्निंग, एनएलपी, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक और एआई बेस्ड ओसीआर। इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि टाइम और कॉस्ट की सेविंग होगी, हाई एक्यूरेसी इन डैमेज मेनूस्क्रिप्ट, अगर मेनूस्क्रिप्ट जो है वो अगर डैमेज भी हो गए हैं तो भी हम उन्हें पहचान सकेंगे, मैनुअल वर्क कम होगा और सर्चेबल डिजिटल अर्चिव, मतलब हम सर्च भी कर सकेंगे उसे, और जो कल्चरल हेरिटेज है उसे हम सेव कर सकेंगे इसकी मदद से। इसे हम लाइब्रेरीज, म्यूजियम के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च सेंटर्स में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, डिजिटल अर्चिव्स के लिए, संस्कृत और एंशियंट लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी लिमिटेशंस ये होगी कि जब हम मैन्युस्क्रिप्ट में देखते हैं तो डेटा की कमी होती है, उतने डेटा हमें नहीं मिल पाते हैं, तो इस वजह से ये एक लिमिटेशन हो सकती है। सभी स्क्रिप्ट के लिए जो भी स्क्रिप्ट्स मिलती है वो अलग अलग मिलती है हमें, तो सभी स्क्रिप्ट्स के लिए अलग अलग मॉडल बनाना ये भी मुश्किल हो सकता है। हाईली डैमेज मैन्युस्क्रिप्ट्स में एरर आ सकते हैं, जो भी एकदम बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो तभी। इनिशियल सेटअप कॉस्ट हाई हो सकता है, खर्च ज़्यादा लग सकता है। लेकिन ये जो एआई बेस्ड जो भी मैंने बताया है वो ट्रेडिशनल से बेहतर ही होगा, मैन्युस्क्रिप्ट को रीडेबल और सर्चेबल बनाएगा, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन पॉसिबल हो सकेगा, इससे इंडियन कल्चरल हेरिटेज को स्टोर करके रख सकता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? डरोगी नहीं तो पूछती हूँ। हाँ मैम पूछिए। बेटा ये ऑलरेडी तुमने बोला कि 2003 to 10 में ऑनलाइन उन्होंने कर रखा है ये सब कुछ पीडीएफ वगैरह हाँ। जो है, तो फिर हम उसको क्यों क्लीन कर रहे हैं, मैम उसको धो क्यों रहे हैं? अब तक 85 to 95% हो चुका है, लेकिन डिजिटाइजेशन हुआ है, और वो भी 85 to 95, और अभी अगर हम देखेंगे तो 98% एआई बेस्ड अभी बाकी है पूरा काम, अगर हम डेटा से देखें तो। एआई और डिजिटल में क्या फ़र्क है? डिजिटाइजेशन में केवल ये हो रहा है कि हम स्टोर करके रख रहे हैं, और इसमें ये हो रहा है कि हम उसे मतलब एआई में वो समझने की कोशिश हो रही है उसमें। स्टोरेज का पर्पस नहीं है एआई, उसको समझने का पर्पस हाँ। है। ठीक है। धन्यवाद संगीता। तो हमारे भी सभी प्रतिभागी हो गए मैम। तो हाँ, हमारे इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर उत्कर्षा पाचरनी, जिसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे इस तकनीकी सत्र के लिए एक उद्बोधन और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। जितना अच्छा हिंदी हो सकता है मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे भी जब हम पढ़ते थे तो हमारी आशा त्रिवेदी मैडम थी हिंदी पढ़ाने वाली, बड़ी स्ट्रिक्ट मैडम थी, हमको बिल्कुल बोलती थी कि हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में बात करो, बम्बईया हिंदी में बात मत करो। तो जितना हो सके मैं वो भाषा में बात करने की कोशिश करूँगी। बहुत ही जितनी वैरायटी ऑफ पेपर्स थे बहुत अच्छे थे, जैसे मैंने बोला ज़्यादा प्रश्न मतलब अच्छी समझ में आ रहा है। अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो वेरी गुड, और काम कीजिए इस पे, और थोड़ा ज़्यादा उसमें गहराई में जाइए, क्योंकि क्या हो चुका है आजकल एआई के नाम पे लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स है वही यूज़ कर रहे हैं। तो वैसा मत कीजिए, उसकी गहराइयों में जाइए और देखिए कि और क्या कर सकते हैं। और टॉपिक्स भी बहुत ही अच्छे थे, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स थे, जैसे एग्रीकल्चर का बड़ा अच्छा टॉपिक था, और जैसे हम विदर्भ रीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब भी हम कोई रिसर्च टॉपिक ले तो हमारा एम, ये उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वो सोसाइटियल बेनिफिट, ओके, आम लोगों की हेल्प के लिए होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा काम किया है, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन मैम। साथ ही मैं हमारी सह अध्यक्षता कर रही डॉक्टर प्रांजलि देशमुख जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी कुछ 2 शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से जैसे मैम ने कहा, हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि पूरा हिंदी में हम कुछ अनुवाद करें या बात करें। हम लोग कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात करते हैं, डेली हमारे लेक्चर्स से लेके सारी चीज़ें पूरा इंग्लिश में रहता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट आप सभी ने बहुत अलग अलग विषयों पे बात की, ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके।
और मुझे भी यही कहना है कि आपने जो एक पर्टिकुलर विषय लिया है, आप उसी चीज़ पे या उसी एरिया में काम करें। जैसे किसी ने एग्रीकल्चर लिया है, तो अब आपने उस पर्टिकुलर एरिया में शुरुआत कर ली है, तो आप उसी को आगे बढ़ाएं, तो आप और डीप जाके उस पर स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारी एआई टेक्निक्स है, तो किसी एक टेक्निक को लेकर उसमें काम शुरू करें, तो फिर आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके उसको कंपेयर करें कि वो कैसे आपको प्रॉपर एक्यूरेसी देगा। सिर्फ एप्लीकेशंस अलग अलग पढ़ना नहीं, अगर आप अलग अलग एप्लीकेशंस बनाएंगे तो दैट विल बी, मतलब वो बहुत अच्छा होगा फॉर लाइक जो भी एआई मिशन है। सबको पता है एआई मिशन क्या है, ठीक है। जो भी एआई मिशन है कि डिजिटाइजेशन करना है, फिर स्मार्ट सिटीज़ बनाना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस आपकी तरफ से आएंगे, तो हम कर सकते हैं डिजिटाइजेशन, राइट। तो आपको भी उतना गहराई में जाके पढ़ना होगा, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी। बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के, थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन मैम। साथ ही मैं अब मेरे साथी जो हैं डॉक्टर तूफान सिंह पारधी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में उपस्थित सभी, इस सत्र में यह जो तकनीकी सत्र था एआई स्टार्टअप नवाचार एवं रोजगार का भविष्य, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और कई सारे सुझाव आए। इस बीच में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उत्कर्ष पचार ने मैडम ने बहुत ही संक्षिप्त में और सकारात्मक रिस्पांस दिया और ये मार्गदर्शन किया कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसी पर आगे भी करते रहे। यह इनका महत्वपूर्ण और बीच में इनके सवाल और जवाब रहे जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आप इसे एक अनुसरण के रूप में रखिएगा। साथ ही सह अध्यक्ष डॉक्टर प्रांजलि देशमुख मैम का भी बहुत ही संक्षिप्त में एआई मिशन पर संरक्षण पर एक सुझाव रहा और उन्होंने भी जब आप कार्य कर रहे हैं तो एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रेरणा दी और उनके सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण रहे और आपको प्रमोट करते रहे कि आप कैसे काम करें, आप घबराइए नहीं। तो यह सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इनके मार्गदर्शन में। साथ ही मैं जिन प्रतिभागियों ने शोध पत्र वाचन किया है उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। अश्विनी साहू जो भारत में डिजिटल समावेशन हेतु एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद प्रणाली पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया जो आदिवासी भाषा पर आधारित थी। उसी क्रम में टिंकल देवांगन ने शिक्षा में डिजिटल समावेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपनी बात रखी। वासु गुप्ता एआई उत्पाद विकास और उद्योग विषय पर महत्वपूर्ण बात रखी। आकांक्षा पटेल भारत में कृषि विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका एवं चुनौतियाँ, यह एक महत्वपूर्ण विषय रहा और इन्होंने उसमें बहुत सारे नवाचार को बताया है कि कैसे स्मार्ट तरीके से खेती की जाए और किसानों को अवेयर किया जाए, क्योंकि आज के समय में किसान ही सबसे कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे महाराष्ट्र में और भारत में अलग अलग जगहों से। तो इन समस्याओं पर उन्होंने अच्छे से प्रकाश डाला है। साथ ही हर्षदा राउत एआई बेस्ड स्पैम कमेंट डिटेक्शन और ऑन यूट्यूब पर इन्होंने अपनी बात रखी जो किस प्रकार से स्पैम हो रहे हैं उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। संगीता कृष्ण प्रसाद एआई की मदद से प्राचीन पांडुलिपि भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण, यह हमारे कई सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है कि हम कैसे पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर उपस्थित शोधार्थी विद्यार्थी सभी को का धन्यवाद जो यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दे करके उपस्थित रहे और बड़े ध्यान से सुना और इस संगोष्ठी का लाभ उठाया। सभी का हार्दिक धन्यवाद।
तो साथ ही मैं हमारी अध्यक्ष और सह अध्यक्ष की अनुमति से इस तकनीकी सत्र के समापन की घोषणा करती हूँ। और साथ ही एक सूचना ये है कि कस्तूरबा सभागार में अभी 12 बजे से हमारा पैनल डिस्कशन का एक सेशन होने वाला है। आप सभी वहाँ पर आइए और उसमें प्रतिभागी करिए। धन्यवाद।